हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की क्लास थर्ड देखते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड में हमने प्रिंसिपल और एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लास थर्ड में वेक्टर डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए क्या होता है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी की क्लास है, दिस इज नॉट ओनली फॉर एफसीआईजीएम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी एग्जाम्स जो स्टेट लेवल और जो इंडिया लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम होती है उनके लिए, और जो भी जेआरएफ या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग से या बायोटेक्नोलॉजी से, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए क्या होता है। एक्चुअली जब हमें किसी जीन को ट्रांसफर करना होता है, किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना होता है, तो हमें उस डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में या उस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है। जिस तरीके से हमें एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डीएनए को। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन जो हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है, जो जिसका प्रोडक्ट हमें कम मिल रहा है लेकिन हमें उसे क्लोन करना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। मींस जैसे अगर कोई जीन हमारे अंदर है, तो वो जीन हमारे अंदर थोड़ा स्लोली डिवाइड हो रहा है, स्लोली अपनी संख्या बढ़ा रहा है, जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है किसी भी चीज के लिए। तो हम उसे क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को उठाएंगे और किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। और बैक्टीरिया पता है हमें कि हर मिनट जो है ये डिवाइड होते हैं, हर मिनट डिवाइड होते हैं। तो इससे उनका जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी डिवाइड होता है। और फिर प्रोटीन भी जो है ज्यादा बनने लगते हैं। तो हम कम समय में उस चीज को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इस जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो इस जीन को इस ऑर्गेनिज्म से, मान लो किसी ह्यूमन से हमने ये जीन लिया, और ह्यूमन से हमें इसको बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो डालने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत होगी, एक दूसरे डीएनए की जरूरत होगी। दैट इज व्हीकल डीएनए, वेक्टर डीएनए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो काम में आता है, उस डीएनए की हमें जरूरत होगी। अब ये कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर, वायरसेस के अंदर भी हमें मिलता है। तो बैक्टीरिया या वायरस के अंदर जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इनके अंदर एक्चुअली क्या है, जो बैक्टीरिया है इनके अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। उस प्लाज्मिड का हमें यूज करते हैं एज ए व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए। अब किसी व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए के क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि वो हमारे काम का हो सके इस डीएनए क्लोनिंग के लिए, या इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या इस जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे हैं उसके लिए। उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, वो जरूरी है। जो फर्स्ट फीचर है दैट इज ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। मींस उसके अंदर एक ऐसी साइट होनी चाहिए जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। रेप्लिकेशन का मींस है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मींस अपने जैसी एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाना। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक विशेष संरचना, एक विशेष क्रम होना चाहिए, ताकि वो वहां से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर पाए वेक्टर। तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूरी है। एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर भी बहुत जरूरी है उसके अंदर, क्योंकि मान लो हमने किसी जीन को, जैसे कई सारे हमने प्लाज्मिड ले लिए या वेक्टर डीएनए, व्हीकल डीएनए ले लिए, इसके अंदर हमने डाल दिया जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारा, जो हमें जिस जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हमने उस जीन को डाल दिया। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ये सभी प्लाज्मिड के अंदर अटैच हो जाए। ये मान लो इसके अंदर हो गया लेकिन इसके अंदर नहीं हुआ, इसके अंदर भी नहीं हुआ, इसके अंदर हो गया, इसके अंदर नहीं हुआ। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हुआ है, किसके अंदर नहीं हुआ है? तो इसके लिए कुछ सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर कोई भी एंटीबायोटिक हो सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक जीन हो सकते हैं, एंटीबायोटिक जीन हो सकते हैं। कौन कौन से एंटीबायोटिक जीन? जैसे एम्पीसाइक्लिन, सॉरी एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हाँ, केनामाइसिन,
तो ये एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, ये एंटीबायोटिक जीन होते हैं जो कि किसी प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम अगर ये जीन को हमने ट्रांसफर करा है, तो जो जैसे ये वाला प्लाज्मिड है और ये वाला प्लाज्मिड है, ये दोनों प्लाज्मिड हमारे जो है काइमेरिक प्लाज्मिड कहलाएंगे। काइमेरिक प्लाज्मिड या हाइब्रिड प्लाज्मिड कहलाएंगे। हाइब्रिड प्लाज्मिड, क्योंकि हमने इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है। तो काइमेरिक या हाइब्रिड प्लाज्मिड के अंदर अगर मान लो एंटीबायोटिक जीन को एम्पीसाइक्लिन ट्रांसफर कर रहे थे, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम जो हमारा प्लाज्मिड है उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेबल मार्कर हमारा होना चाहिए, ताकि हम ट्रांस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस पता कर सकें कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सेलेक्टेबल मार्कर भी जरूरी है। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। किसी भी प्लाज्मिड के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहां रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अपना काम कर सके। अब ये या तो किसी एक एंजाइम के लिए हो सकती है या मेनी एंजाइम्स के लिए हो सकती है, या तो किसी एक एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होगी या उससे ज्यादा के लिए भी हो सकती है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही काटता है और सभी एंजाइम की अलग अलग सीक्वेंस होती है। ये 4 से 6 बेस पेयर लंबी हो सकती है, इससे ज्यादा भी लंबी हो सकती है। तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है। अब वेक्टर का सिलेक्शन जो किया जाता है वो दो चीजों को देखकर किया जाता है। वन तो पहला जो है डिजायर्ड जीन को, जो हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसा जीन है, उसकी साइज क्या है। साइज मैटर करती है कि कितने किलो बेस पेयर का जीन है, कितने किलो बेस पेयर का डीएनए है। हम किलो बेस पेयर में इसकी जो है हम गणना करते हैं। इसके अलावा हमारा टाइप ऑफ होस्ट कौन सा है, हम उसे किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो कोई एक बैक्टीरिया है या वो एक ईस्ट है या कोई एक वायरस है। तो हमें किस होस्ट के अंदर, या कोई एनिमल है, किसके अंदर हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस विकल डीएनए को जिसमें हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो हमें जीन चाहिए था वो जोड़ा है। तो उसके आधार पर कई सारे वेक्टर होते हैं, उनमें से चूज किया जाता है कि हमें किस वेक्टर से जीन को ट्रांसफर करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर कौन कौन से होते हैं। वेक्टर कई सारे होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लाज्मिड। फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। प्लाज्मिड के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर एक तो उसका क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो नॉर्मल डीएनए होता है। इसके अलावा इसके पास एक जो है डबल स्ट्रैंड वाला सर्कुलर डीएनए होता है, और ये नेक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ नहीं होता है। सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इस क्रोमोसोम के अलावा दूसरा डीएनए पाया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और इसके अंदर एक और खास बात है, ये फ्रीली या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकता है। इसको इस सर्कुलर डीएनए का कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं होता है, ये खुद ही डिवाइड हो सकता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अब कई सारे डीएनए काम प्लाज्मिड काम में आते हैं, जैसे एक प्लाज्मिड PBR322 बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है। PUC18 है। ये जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया के अंदर हमें कोई जीन ट्रांसफर करना है तो उसके अंदर ये वाले प्लाज्मिड यूज किया जाते हैं। एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। ये किसी प्लांट के अंदर हमें कोई जीन अगर ट्रांसफर करना है तो उसके अंदर ये यूज किए जाते हैं। अब अगर हम एक PBR322 वेक्टर की स्ट्रक्चर देखें तो उस वेक्टर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। देखो, सबसे पहले तो ये ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है PBR322, मींस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के अंदर जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसका नाम है PBR322। अब ये PBR322 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, सर्कुलर डीएनए है। दिस इज एन डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कई सारी रेस्ट्रिक्शन साइट है कई सारी एंजाइम्स के लिए, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इको R1, हिंड थर्ड, CLAI, BMHI, SL, PUV थर्ड, ये सब जो है दैट इज ऑल रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए
साइट है, जैसे इको आर1 है, मतलब ये इको आर1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि यहाँ पे काम करेगा, यहाँ से कट करेगा। ये हिंड से थर्ड के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, हिंड थर्ड जो एंजाइम है वो यहाँ से इसको कट करेगा। तो इस तरीके से कई सारे एंजाइम्स के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट है। अगर हम BAMH फर्स्ट एंजाइम डालेंगे तो वो इस जगह से इस DNA को कट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जैसा हमने बताया था। एक हमने ये देखा है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक जीन भी है, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली। तो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये जो प्लाज्मिड है ये रेसिस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है उसके लिए रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। मींस ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के द्वारा खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इसमें रेसिस्टेंट जीन है, ये हमने इसमें ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिप्रेशर ऑफ जो है प्राइमर भी होता है। तो इस तरीके से एक ये PBr322 का डायग्राम है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब ये तो जो वेक्टर थे ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जा रहे थे, जो भी हमने अभी देखे हैं, चाहे वो PBr322 हो, RI प्लाज्मिड हो, TI प्लाज्मिड हो, PUC हो। इसके अलावा कुछ वेक्टर होते हैं जो वायरस के अंदर पाए जाते हैं। मींस वायरस के DNA भी हम वेक्टर की तरह, व्हीकल की तरह, ट्रांसपोर्ट की तरह काम में लेते हैं। तो हमें देखो, द DNA ऑफ सर्टेन वायरस आल्सो सुटेबल फॉर यूज अ व्हीकल DNA, तो हम उस वायरस DNA का भी व्हीकल DNA के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो बैक्टीरियोफेज DNA है एक, जो लेमडा फेज DNA है। एक्चुअली ये लेमडा है, यहाँ लेमडा फेज DNA है। इसका यूज भी वायरस का DNA है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस होता है और ये वायरस जो है बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आता है। तो इसका एक लेमडा फेज DNA जो है इसका हमने यूज किया। किसमें यूज किया, एक लेक जीन था, लेक जीन था किसका, ई कोलाई का। एस्चेरिचिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया का एक लेक जीन था, उसको हमने इस लेमडा फेज वेक्टर की सहायता से टोमेटो प्लांट के अंदर ट्रांसफर करा था। तो टोमेटो प्लांट के अंदर लेक जीन को लेमडा फेज बैक्टीरियोफेज की सहायता से हमने इसको ट्रांसफर करा था। तो इस तरीके से जो वायरस के DNA है वो भी यूज में लिए जाते हैं व्हीकल के रूप में, ट्रांसपोर्ट के रूप में। अब देखो, किलो बेस पेयर साइज के अनुसार अलग अलग प्लाज्मिड होते हैं। इनकी एक कैपेसिटी जो होती है वो सर्टेन होती है। मींस इससे ज्यादा ये ज्यादा बड़ा DNA, ज्यादा बड़ा जीन हमें नहीं ले जा सकते किसी दूसरी जगह। जैसे एक बस है और एक छोटी कार है, तो कार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग आ सकते हैं। बस अगर है तो 100 सीटर मान लो, तो उसमें 100 लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी एक सर्टेन जो है कैपेसिटी होती है जिसमें ये किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट या DNA को ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड लेस देन 10 kb से 10 किलो बेस पेयर से छोटा DNA अगर है तो उसे वो ले जा सकता है। बैक्टीरियोफेज जो हमने अभी बात करा, वायरस वाला DNA था, वो 9 से 15 किलो बेस पेयर वाला जो DNA है उसको ले जा सकता है। कोजमिड्स जो होते हैं वो 23 टू 45 kb तक के DNA को ले जा सकते हैं। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC मींस बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो भी एक तरीके से, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए गए हैं और ये लगभग लेस देन या इक्वल टू 300 किलो बेस पेयर DNA को ले जा सकते हैं, ठीक है। एक YAC होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो 100 से 3000 kb तक के DNA को ले जा सकता है। PAC जो है P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PAC मींस P1 डिराइव्ड P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये जो है ये 300 से 300 किलो बेस पेयर को ले जा सकता है। एक YAC होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये भी 100 से 3000 किलो बेस पेयर तक के किसी भी DNA को ले जा सकता है। तो इस तरीके से ये वेक्टर अलग अलग साइज के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं। जिस साइज का जीन ऑफ इंटरेस्ट
या जिस टाइप का डीएनए होता है उस आधार पर। अब हमने जो पढ़ा था, पहला तो हमने एंजाइम्स पढ़े थे, एक बार हम थोड़ा रिपीट करते हैं। पहले तो हमने एंजाइम्स पढ़े थे, एंजाइम्स में हमने लाइसिंग एंजाइम पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स पढ़े थे। इसके अलावा दूसरा हमने वेक्टर पढ़ा आज ले जाने के लिए। तीसरा जो जरूरत होती है, ये चीजें किस चीज के लिए जरूरत है, ये क्लोनिंग के लिए जरूरत है, किसी भी जीन को ट्रांसफर करने के लिए जरूरत है। पहली बात एंजाइम होनी चाहिए, दूसरा वेक्टर होना चाहिए। थर्ड वन इज डिजायर्ड डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए होना चाहिए। मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए हमारे पास। जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो जीन है या जो डीएनए है वो होना चाहिए, तो उसको वो भी जरूरी है, क्योंकि जिसे हमें ट्रांसफर करना है वही नहीं होगा तो क्या ट्रांसफर करेंगे। तो डिजायर्ड डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए, ये इसके अलग अलग नाम है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, जिसे हमें ट्रांसफर करना है। तो इट इज द डीएनए विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय कंबाइनिंग इट विद द विकल डीएनए। मतलब इस जीन को ही हम विकल डीएनए के अंदर कंबाइन करेंगे और उस विकल डीएनए को हम किसी दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वही डीएनए है जिसे हमने ट्रांसफर करना है। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और सेकंड वन इज सिंथेटिक और रैंडम डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड सी डीएनए। सी डीएनए को सिंथेसाइज किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम से आरएनए टेम्पलेट के ऊपर। मींस आरएनए का कोई टेम्पलेट है, दिस इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड होता है, इस पर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो हेल्प करता है और वो डीएनए का सीक्वेंस बनाता है, और इस तरीके से बना हुआ जो डीएनए है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक सिंथेटिक डीएनए होता है जो आर्टिफिशियली रूप से भी तैयार कर सकते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, हेल्प से तैयार किया जाता है और डीएनए टेम्पलेट पर किया जाता है। ये जो है एमआरएनए के टेम्पलेट पर किया जा रहा था, दैट इज और ये जो है डीएनए टेम्पलेट पर किया जा रहा है, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से किया जा रहा था, ये डीएनए पॉलीमरेज से किया जा रहा है। तो सिंथेटिक डीएनए जो है वो आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से एमआरएनए की साइट पर या टेम्पलेट पर किया जाता है। कॉर्नबर्ग थे, उन्होंने 1961 में फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए का सिंथेसाइजेशन करा था, सिंथेसाइज करा था कॉर्नबर्ग ने 1961 में। एक खुराना थे 1968 में, इन्होंने भी आर्टिफिशियल जीन बनाया था, डीएनए बनाया था और विदाउट द टेम्पलेट बनाया था। मींस कोई भी एक टेम्पलेट नहीं लिया था, कोई भी एक स्ट्रैंड नहीं लिया था, ना डीएनए का ना आरएनए का, और उन्होंने खुद ही कोडोन बनाया, आर्टिफिशियल कोडोन भी इन्होंने बनाए थे। कोडोन क्या होते हैं, कोडोन जो न्यूक्लियोटाइड है 3 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसे हम कोडोन कहते हैं। तो इन्होंने आर्टिफिशियली रूप से उसे तैयार किया था। नेक्स्ट, फर्स्ट एंजाइम हो गया था, सेकंड जो हमारा हो गया वेक्टर हो गया, थर्ड हमारा एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और फोर्थ वन इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब उसे हमने क्या करा, पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उस जीन को कट करा, वेक्टर को कट करा, वेक्टर के अंदर उस जीन को जोड़ा डीएनए लाइगेज से। अब उस जीन को हमें किसके अंदर ट्रांसफर करना है, क्या वो एक बैक्टीरिया है, क्या वो एक प्लांट है, क्या वो एक एनिमल है, या कोई एक फंजाई है। अगर हमें जिसके अंदर उसको ट्रांसफर करना है वो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब वो होस्ट के अंदर जाएगा, उसके मेन फैक्ट्री से वो अटैच हो जाएगा, मेन फैक्ट्री मतलब मेन क्रोमोसोम, मेन डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और उसी के साथ फिर रेप्लिकेट होता रहेगा और अपने नंबर्स को बढ़ाता रहेगा। तो हमने वो अगर खुद रेप्लिकेट होगा तो हमने जो जीन ट्रांसफर करा है वो उसकी भी नंबर को या संख्या को बढ़ाएगा, तो हमें उसका भी प्रोडक्ट ज्यादा मिलने लगेगा। तो ये इस तरीके से चारों चीजें जो है किसी भी एक क्लोनिंग जो प्रोग्राम है या बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है जीन ट्रांसफर का, उसके लिए जरूरी होती है। अब ये जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से किस किस प्रोसेस को यूज में लेकर जीन का ट्रांसफर किया जाता है। तो थैंक यू। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।